ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज कई हफ्तों के बाद अमरीश मिश्रा जी से बात हो रही है। वो अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से मीडिया स्टार वर्ल्ड को डिमोनेटाइज किया हुआ है अभी यूट्यूब ने अपने कुछ रीजंस के साथ, इसी तरह से अमरीश मिश्रा जी के भी कई चैनल्स को डिमोनेटाइज किया हुआ है। देखिए, सच बोलने वाले हमेशा मुश्किल में रहते हैं और शायद मुश्किल के लिए तैयार भी रहते हैं। बहरहाल, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, कितना हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल, अमरीश मिश्रा जी से आज हम बात कर रहे हैं। वेस्ट एशिया में अभी सूरत हाल बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए कि हमास की तरफ से बयान आया है कि इजराइल इमदाद का सामान नहीं पहुंचने दे रहा। खासतौर पर सर्दी का मौसम आ गया, टेंट वगैरह की बहुत जरूरत है, वो बहुत सा सामान नहीं पहुंचने दे रहा। इसके अलावा आज की बड़ी खबर यह है कि मॉस्को में डोनाल्ड ट्रंप के खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की पुतिन से आज मुलाकात हो रही है। उसमें क्या कुछ निकलेगा, क्या वाकई यूक्रेन रूस जंग बंद हो जाएगी, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो अक्सर ये खबरें आती हैं कि ईरान के खिलाफ नई जंग छेड़ी जा सकती है। अभी 2 दिन पहले एक एक्सपर्ट ने हमारे चैनल पर बताया था कि इराक के एयर स्पेस में इजरायली हवाई जहाज ईरान के बॉर्डर के आसपास सोर्टी कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो क्या वाकई जंग बहुत नजदीक है? ये सारे सवालात हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है, आप खुद चूंकि हर वक्त खबरों को बहुत नजदीक से फॉलो करते हैं, क्या कुछ है इस वक्त की सूरत हाल, आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद काज़मी साहब। मैं शुरू करने के पहले ही बता दूं कि मेरे 3 चैनल डिमोनेटाइज्ड हैं। एक जो अभी नया शुरू किया हमने, उसका लिंक मैं काज़मी साहब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन वो बढ़ रहा है तेजी से। तो जब तक हम लोग हैं, हम लोग पास ऑप्शन, हम लोग डटे। उसके बाद देखिए, मैं ये कहूंगा कि अभी की जो स्थिति है, इसमें बड़ा अजीब सा ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि गाजा में सीज फायर है। हालांकि इजराइल कम से कम उसके बाद से 300 यानी 11 अक्टूबर 2025 के बाद से अभी तक 2 दिसंबर 2025 तक मेरे ख्याल से अब तो 390, अब 390 गाजा के सिविलियन शहीद हो चुके हैं और करीब 400 से 500 घायल हैं। तो सीज फायर वायलेशन इजराइल रोज कर रहा है। और उसमें वहां की स्थिति है कि राफा में 200 हमास के मिलिटेंट्स अभी हैं, और वो लोग को क्योंकि वो जो जिस तरह से विभाजन हुआ है कि येलो लाइन इजराइल जो गाजा से पीछे हटा है, तो येलो लाइन जो गाजा के बॉर्डर की एक स्ट्रिप है, उस पर इजराइल का कब्जा है, और मतलब येलो जोन कहा जाता है उसको, और जो रेड जोन है इसमें हमास का कब्जा है इस समय। तो एक तरह की ये पूरी सिचुएशन हो गई। उसमें भी लेकिन 200 सिपाही उन टनल्स में हैं जो इजरायली एरिया के अंडर आती हैं राफा में, और उनके बीच झड़पें भी चलती हैं। और जब झड़प 1-2 बार इजरायली सैनिक मारे गए अक्टूबर 11 के बाद, तो इजराइल ने फिर सिविलियंस पे वहां बम्बार्डमेंट किया। तो ये, और वो जो 200 प्रिजनर्स हैं उनके बारे में यहाँ तक कि ट्रंप ने भी कहा था कि इनको सेफ पैसेज देंगे, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। तो हमास भी कह रहा है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। वो असंभव स्थितियों में वहां पर खाना मतलब ठीक से खाने पीने का भी इंतजाम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करेंगे कि वो वहां से निकलें और इजराइल उनको गोली मार दी। क्योंकि अभी जेनिन में देखिए एक वाकया हुआ, अभी 2 दिन पहले का वाकया है, जब 2 वहां के मतलब जेनिन वेस्ट बैंक में जब 2 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो फाइटर्स हैं, या पुराने फाइटर्स थे, अब इस समय वो एक सिविल मूवमेंट में थे, उनको सरेंडर करने के बाद गोली मारी है लाइव कैमरे में। ये मेरे ख्याल से ये पहली घटना ऐसी है विश्व की। हमने वो अतीक वाला इंसिडेंट देखा था, लेकिन उसमें बाहरी लोग थे,
लेकिन ये शायद पहली घटना है जो फेक एनकाउंटर की, जब लोग बकायदा हाथ ऊपर करके बाहर आ रहे हैं और इजरायली फौज उनको गोली मार रही। वेस्ट बैंक तो गाजा में एक स्टेलमेट बना हुआ है। गाजा में अभी भी इजराइल कह रहा है कि हमारी जो हमास ने वादा किया था कि लिविंग प्रिजनर्स छोड़े, वो तो छोड़ दिए। 28 जो डेड बॉडीज थी उनमें भी हमास 24 से 25 डेड बॉडीज निकाल चुका है। लेकिन हमास का कहना है कि इजराइल इक्विपमेंट नहीं अलाउ कर रहा है जिससे हम वो डेड बॉडीज, क्योंकि बहुत ही मतलब कहां पर वो डेड बॉडीज हैं इजरायली कैप्टिव्स की वो अभी नहीं पता। बहुतों को तो इजराइल नहीं मारा है, तो वो बड़ा एक उसमें जो हमास के फाइटर्स भी उसके साथ शहीद हुए एक लंबे अंतराल में पिछले 2 साल में। तो फिर भी 28 में से 24 मेरे ख्याल से उनको रिमेन्स वापस कर दिए हैं, 3 या 4 बाकी हैं। उस पे हमास वीडियोस आते हैं बकायदा कि हमास कैसे उनके सर्च में लगा हुआ है, जबकि इजराइल अपनी तरफ से जंगबंदी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। जो फायरिंग कर रहा है रोज, अभी भी गाजा के सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उस तादाद में नहीं, उससे बहुत ही कम तादाद में, लेकिन फिर भी वहां पर ये सिलसिला अभी जारी। एड नहीं पहुंच रही है। जो ये बात हुई थी कि 600 ट्रक डेली पहुंचेंगी, वो एड नहीं पहुंच रही है, उसका 10 से 15% पहुंच रहा है। वहां पर सर्दी है, पानी बरस गया है, तो जो टेंट्स लगे हैं वो सब उसमें बह गए और बहुत सारे लोग और लोगों को बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन फिर भी वहां पर आप ये देखिएगा गाजा के अंदर कि खेती, कुछ खान यूनिस के कुछ जगहों पे खेती शुरू हो गई है। उसके बाद हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं, स्कूल शुरू हो गए हैं, UNRWA के भी स्कूल शुरू हो गए हैं। तो सारी चीजें अभी ये देखिए एक रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, ट्रम्प का जो प्लान है गाजा पीस प्लान, जो UNO में पास हुआ, जिसमें बेसिकली रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया, तो जो UNO में वो पास हुआ, उस ट्रम्प प्लान में एक तो बात है कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा जिसका हेड ट्रम्प होगा। अभी टोनी ब्लेयर का नाम नहीं आया है, लेकिन ट्रम्प उसका हेड होगा। और वो फिर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स आएगी जो वहां की पुलिसिंग देखेगी। अब उसमें 2 व्यू आ रहे हैं, वो क्योंकि ये बहुत पेचीदा है, इसको समझाना जरूरी है कि उसमें ये है कि जो इजरायली एरियाज हैं, जो गाजा के येलो लाइन वाले, वहां पर वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स रहेगी, क्योंकि बाकी जगह तो हमास है और बाकी जगह वो हमास के लिए उनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा भी जो आ रहा है, इजराइल कह रहा है कि नहीं, ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स हमास को डिसआर्म करे, वरना हम करेंगे। अब हमास के डिसआर्ममेंट का सवाल बहुत फंसा हुआ था पिछली बार भी। उस पिछले जो प्रीवियस जो ट्रम्प प्लान था उसमें इस तरह की बात थी, लेकिन हमास ने एक्सेप्ट कर लिया और हमास जानता था कि प्रैक्टिकली डिसआर्म करना उसको असंभव है, तो हमास प्लेड वेल। अभी इस जो UN का प्रस्ताव नया आया है अमेरिका का, जिसको पास हो गया सिक्योरिटी काउंसिल से, क्योंकि रशिया चाइना एब्सटेन किए, उसमें तो यहां तक हिंट, उसमें एक हिंट क्या है, उसमें एक लाइन है कि इवेंचुअली पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि नेतन्याहू के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि नेतन्याहू ने बकायदा कानून पास किया था 2021-2022 में, जिसमें उसने कहा था कि ओनली जूइश पीपल हैव द यूनिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट है, ये इससे मिलती है। अब वो तो UNO ने रिकग्नाइज किया, सब किया, फिर भी ट्रम्प प्लान में एक बार और वो बात आई है। लेकिन इसमें जो मजेदार बात यह है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जिसकी ट्रम्प अपेक्षा कर रहा है, उसमें किसी मुस्लिम कंट्री ने, जैसे 2 कंट्रीज को उसने, अजरबैजान और पाकिस्तान। अब जो अरब देश हैं वो तो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी फौजें भेजें। टर्की को मना ही कर दिया इजराइल ने कि टर्किश फोर्सेस हमारे नहीं घुस सकती। कतर को भी मना ही कर दिया है। तो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया बचते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन अजरबैजान और पाकिस्तान, ये 2 लोगों को, जो खासतौर पे नेतन्याहू ने भी अजरबैजान को अप्रोच किया था, उसका एलाई भी है, और पाकिस्तान, तो दोनों ने कहा है कि हम फोर्स तो भेज सकते हैं, लेकिन हमास को हम डिसआर्म नहीं करेंगे, हम उस काम में नहीं लगेंगे। अब ये चीज तो दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि हमास को हम डिसआर्म करेंगे, उसका मतलब जंग होगी और उनके सोल्जर्स मारे जाएंगे। तो ये जो बात है, यहां पर देखिए हमास की टैक्टिकल विक्ट्री है। जब ट्रम्प का पीस प्लान आया था, उस समय बात हो रही थी कि ये तो देखो हमास सारी शर्तें मान रहा, क्योंकि उसमें था हमास का डिसआर्ममेंट। लेकिन हमास जानता था कि वो शर्त मान लो, जंगबंदी हो जाए, जो रोज 100-150 गाजा के सिविलियंस मारे जा रहे थे वो खत्म हो जाए, और वो हो गया खत्म।
और मिनिमम कुछ रिकंस्ट्रक्शन आ जाए, ज्यादा हमास भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो अपने बल पे भी बहुत सारी चीजें कर रहा है, वाटर वेल्स को फिर से रिवाइव कर रहा है, हॉस्पिटल्स भी उसने बनाए हैं ये। और जो डिसआर्ममेंट का जो मेन इशू है कि हमास को डिसआर्म करो, वो हमास जानता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो हर एक अरब देश जानता है कैसे करोगे। इजराइल ने तो 2 साल यही कोशिश की डिसआर्म करने की, खत्म करने की, लेकिन वो फेल हो गई। जब इजराइल फेल हो गई तो अजरबैजान और पाकिस्तान और ये और वो वैसे भी वो असफल रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस समय देखिए गाजा में स्थिति में अपर हैंड है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का। वेस्ट बैंक में एक बड़ा हमला इजराइल कर रहा है रोज। पिछले 10 महीनों से उसने बहुत सारे हमले किए, हजारों फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं वहां भी, और उसमें कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग डिस्प्लेस हुए हैं। लेकिन वहां एक एपिक रेजिस्टेंस, तीसरा इंतिफादा शुरू हो गया है। और ये जो तीसरा इंतिफादा है ये एक बहुत सारी शक्लों में ले रहा है। कल तो पूरा हिब्रॉन से लेके जेनिन तक, यानी नॉर्थ से वेस्ट बैंक, साउथ वेस्ट बैंक तक इजराइल ने एक साथ हमला किया था। और उसका अच्छा, इनके इस हमले का कोई खास ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर नहीं हो पाता। एक तो ये है कि ये वहां जो वेस्ट बैंक का रेजिस्टेंस बहुत आगे बढ़ गया है, ईरान से हथियार भी पहुंच गए, तो उसको लेके इजराइल बहुत नर्वस है। लेकिन जो ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बताते हैं कि वेस्ट बैंक को हम एनेक्स करेंगे, उसमें ट्रंप कह ही चुका है कि नहीं, नेतन्याहू को हम एनेक्स नहीं करने देंगे। तो एनेक्सेशन की बात रुक गई है। अब उसमें ये कह रहे हैं लेकिन हमारी सॉवरेंटी हमने डिक्लेयर कर दी, उनके पार्लियामेंट ने डिक्लेयर की, यूएनओ ने तो माना नहीं है। तो अभी भी जो इजराइल में जो 6 लाख सेटलर्स हैं वो इलीगल हैं। लेकिन वहां पर आईडीएफ सेटलर्स के थ्रू राइट्स करा रहा है कि सेटलर्स जो हैं फिलिस्तीनी गांव पे हमला करें। लेकिन उसके खिलाफ अब मास रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। कल ही वीडियो आए हैं जिसमें बड़े लेवल पे गुलेलों से, पत्थरों से, होममेड बॉम्ब से, मोलोटोव कॉकटेल से जो वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी है वो रेजिस्ट कर रहा है। और उनके साथ पीछे ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस भी है जो कभी हफ्ते में 1-2 स्ट्राइक करता है, लेकिन घातक स्ट्राइक करता है। तो वो देखिए वेस्ट बैंक की स्थिति है, वहां पर भी स्टेलमेट बना हुआ है। इजराइल अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने में नाकाम रहा है। फिर आप आगे कहेंगे तो लेबनान और सीरिया का भी बताएंगे। जी, ये इसका मतलब वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस जो है वो एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जो आपने जो बात बताई। और ईरान से हथियार वहां पहुंच रहे हैं, ये एक आपने बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दी। दूसरी तरफ तो नेतन्याहू अपने मुकदमे माफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए जो बेहतर होगा वो मैं फैसला लूंगा। तो और इस बीच में ट्रंप ने उन्हें बुला लिया है कि व्हाइट हाउस आकर के मिलो, उस किस्म की भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो क्या ट्रंप जो नेसेट में तकरीर के दौरान प्रेसिडेंट से उनकी माफी की पहले दरखास्त कर चुके हैं, क्या अब नेतन्याहू को फिर से रिवाइव करके और ज्यादा मजबूत करके ट्रंप फिर ये इजराइल में उसी शख्स को लीडरशिप के तौर पर बाकी रखेंगे, या कोई अब तब्दीली का वक्त आ रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए 2026 में चुनाव है इजराइल में, 2026 फरवरी मार्च में। ये चुनावों को देख के सब किया जा रहा है। और इसमें मेरे ख्याल से ये जो दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हर्जोग हैं जिनको पार्डन करना है इजराइल को, हैं तो भाई सिस्टम एक ही है, लेकिन नेतन्याहू आइसोलेट होता चला जा रहा है। क्योंकि नेतन्याहू के झगड़े वहां पर बहुत ज्यादा, आईडीएफ के अंदर जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो खुल के सामने आ रही हैं। 12,000 वहां पर शॉर्टेज है मैन पावर की। रिजर्व ब्रिगेड के लिए इतना पैसा रेज किया गया था, वो कहाँ गया? वो सारी चीजें जो हैं, एक करप्शन की भी बू आ रही है। जैसे यूक्रेन में करप्शन स्कैंडल से जेलेंस्की गिरा हुआ है, बुरी तरह गिर गया है, तो उसी तरीके से नेतन्याहू भी, हर्जोग ने अगर पार्डन कर भी दिया और अगर किया तो नेतन्याहू को नुकसान है। क्योंकि नेतन्याहू पॉलिटिकली फिर ये हो जाएगा कि उसके अपोनेंट कहेंगे चुनाव के समय कि ये देखो इसके पर ये केसेस है, क्योंकि केसेस तो हैं और केसेस वो जेन्युइन केसेस हैं। उसने उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी पोजीशन से बाहर जाके मदद करने की कोशिश की है या उनसे मदद ली है, और बहुत सारे ऐसी डीलिंग्स हैं जो कि इलीगल हैं इजरायली लॉ के अंडर। तो इसलिए वो उसको फायदा नहीं होगा, पार्डन होने से भी उसको फायदा नहीं होगा, पार्डन नहीं होने से बल्कि ज्यादा फायदा है कि वो अपने को विक्टिम दिखा सकता है कि देखो हम लड़ रहे हैं पूरी दुनिया से या पूरे मिडिल ईस्ट में,
और यहाँ पर हमको ही प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा, लेकिन एक पार्डन हो जाने से ये हो जाएगा कि कम से कम वो जेल नहीं जाएगा, ये क्लैरिटी हो जाएगी, शायद सत्ता से हट जाए। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है वहां पर बनी हुई। तो ये उनका यानी सियासी फ्यूचर जो है वो अभी बहुत ही अनसर्टेन है, इलेक्शन नजदीक है और इसके इम्कान काफी हैं कि इस बार वो शायद सरकार ना बना सकें, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक सर्वे आया था जिसमें अपोजिशन की 120 में से 60 वोटों की, मतलब उनको सीटें मिलने के इम्कान बताए गए थे। बगैर अरब मेंबर्स के वो हुकूमत बना सकते हैं, अभी की सूरत में ऐसा है। तो अच्छा, अब ये एक नया जो इवेंट्स का सर्कल शुरू हुआ है सीरिया में, जिसमें बैत जिन एक जगह है जहां पर पिछले दिनों इजराइल ने हमला किया, दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। ये बताया जा रहा है कि वहां रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है। वो क्या कुछ है, उसकी कुछ डिटेल्स आप बताइए। एक इस्लामी जमाआ के नाम से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहीं मीडिया में आ रहा है। नहीं, वो इस्माइली जबलिया वो तो लेबनान का ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कोई हाथ इसमें नहीं है। इजराइल कह रहा था उसका हाथ, लेकिन उसमें देखिए क्या है कि बेत जिन में एक इजरायली फोर्स, एक इजरायली पेट्रोल, ये इजराइल कुनेत्रा में, कुनेत्रा भी साउथ सीरिया में, और कुनेत्रा के तुरंत बाद दमस्कस एक तरह से शुरू हो जाता है। तो दमस्कस में ये गांव है बेत जिन। यहाँ पर वो 2 लोगों को गिरफ्तार करने गए थे, उनपे चार्ज था कि वो इस्लामिक जबलिया के मेंबर्स हैं और वो कुछ सब इस्लामिक जमात है गालिबन, जिसे अंग्रेजी अरबी में जमाआ कह देते हैं जी। हाँ, तो वो वहां पर गए थे उनको, उसके 2 लोगों को अरेस्ट करने। जब अरेस्ट करके निकल रहे थे तो एक रेजिस्टेंस स्क्वाड ने वहां पर हमला कर दिया। उस हमले में 6 इजरायली घायल हो गए, पहली बार ही हुआ है। 6 इजरायली घायल हो गए, एक कंपनी कमांडर घायल हुआ है और एक की मौत भी हुई है, जो कि इजरायली प्रेस की ही लीक है कि एक इजरायली सोल्जर मारा भी गया, उसको छुपाया जा रहा है। अब ये बड़ी घटना है इससे, क्योंकि देखिए ये कोई अलावाइट्स नहीं है, ये शिया नहीं है, ये वहां के मेन स्ट्रीम सुन्नी। और इजराइल ने तो पहले वो उस संगठन को ब्लेम कर रहा था लेबनान के, अब तो वो सीधे अल-शरा को ब्लेम कर रहा है। वो कह रहा है कि अल-शरा की सरकार के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसके ये लोग थे और इन लोगों ने हम पे हमला किया। और पहली बार अल-शरा ने खुद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल को कंडेम किया, क्योंकि 6 लोग जब इजराइल के घायल हुए और इजराइल और वो भागे हैं वहां से, लिटरली भागे हैं, मतलब वो पूरा इंटरनेशनल मीडिया में है कि वो भाग खड़े हुए। वो अपनी एक जीप छोड़ गए थे हमर, तो वापस आके उन्होंने हमर जो अपनी जीप छोड़ गए थे उस पर बम्बार्डमेंट किया, बेत जिन गांव पे बम्बार्डमेंट किया, जिसमें 13 लोग शहीद हुए और उसमें 2 रेजिस्टेंस फाइटर्स भी थे। जो 8-10 लोगों का दस्ता था जिसने मुकाबला किया था, उसमें से 2 रेजिस्टेंस फाइटर्स थे। उसमें एक हसन अल फिदा था जो जिसकी शादी होने वाली थी उसी दिन, और वो शहीद हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस, सीरिया का रेजिस्टेंस है, ये जो M16 जो इजरायली राइफल्स हैं, और मतलब राइफल्स कम स्टेनगन है, इनको कैरी कर रहा था। अब M16 जो राइफल्स को छीनना और उनको इस्तेमाल करना, ये हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की मोडस ऑपरेंडी है। तो ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने अल-शरा की सरकार को इन्फिल्ट्रेट कर लिया, और उस इन्फिल्ट्रेशन, और अल-शरा कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि वो भी सुन्नी है और वो एक फिलिस्तीन का कॉज है ही सीरियंस के दिमाग में। जो सीरियन अरब जनता है वो उसको मानती है, जो एंटी असद फोर्सेज है वो भी फिलिस्तीनी कॉज को मानते हैं। तो वो जो पेनिट्रेशन किया है उससे एक बड़ा, और इस तरह से कम इजराइल का ये मानना है कि 9 पॉइंट्स ऐसे हैं दमस्कस के आसपास जहां वो रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं जो अल-शरा से जुड़ी हुई हैं। और अल-शरा से जुड़ी हैं तो मतलब समझ लीजिए कि वहां पर वो हमास के लोग हैं, हमास का वहां पेनिट्रेशन है। और ईरान का भी एक जो रास्ता है, ये भी देखिए अजीब बात है कि ईरान जो हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाता है वो फिर से शुरू हो गया है, जो वेस्ट बैंक में हथियार पहुंच ही रहे हैं। फिर यमन में जिस तरह से मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, जिस तरीके से वहां पूरी जो तैयारी हो रही है, और उसका कल ही वीडियो भी आया है, जबरदस्त, वहां पर देख सकते हैं आप।
तो वैसी पूरी स्थिति में ऐसा साफ लग रहा है कि मतलब ईरान ने अपने कुछ एडवाइजर्स भी यमन भेज दिए और ईरान के साथ युद्ध की जो बात लगातार चल रही है इस समय, खामनेई साहब का जो टोन है वो काफी एग्रेसिव है। उन्होंने दो बातें कही, एक तो अमेरिका से कोई दोस्ती नहीं हो सकती, दूसरी बात उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इज द मोस्ट डिटेस्टेबल पर्सन ऑन अर्थ टुडे, सबसे घृणा का काबिल वही है। तो इस तरह की जो बातें आ रही है, और प्लस ईरान के जो अपने रशिया और चाइना के साथ दिन प्रतिदिन जो सोडियम परकुलेट जो चाइना से लगातार आ रहा है, जो मिसाइल्स में यूज होता है, बहुत सारी मिसाइल्स जो इजराइल अभी ईरान ने नई बनाई हैं और चाइना के साथ कोलैबोरेशन में बनाई हैं, रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बनाई है, तो वो पूरा एक अपना ईरान का एक फ्रंट है जो लगातार एक प्रेशर बनाए हुए है इजराइल पे और अमेरिका पे कि हम देखो उभर रहे हैं और हमारे साथ रेजिस्टेंस भी उभर रहा है। ये देखिए पूरे सूरत हाल है। अच्छा, जब से ये जंगबंदी हुई है, चाहे वो लेबनान वाली जंगबंदी हुई हो या गाजा वाली, इसमें लगातार इजराइल वायलेशंस कर रहा है, खिलाफ वर्जियां कर रहा है। ये कितनी अजीब बात है कि इंटरनेशनल गारंटर्स खड़े होते हैं जब समझौते की कोई बात आती है, और जब वहां लोग मारे जाते हैं एक तरफा, तब ये सारे खामोश हो जाते हैं। ये क्या कुछ है? मतलब जब मीडिएटर थे तो अमेरिका भी और कतर भी और मिस्र भी, ये सारे खड़े हुए थे। अब ये सारे कहां खामोश हो गए? क्या हो गया कि जो लोग मारे जा रहे हैं वो तो कभी वापस नहीं आएंगे? इस नुकसान को कौन भरपाई करेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूनाइटेड नेशन, या ये सब कहां चले गए? नहीं, ये देखिए, ये बात तो आपकी सही है बिल्कुल कि इसमें सीज फायर वायलेशन में इतने लोग मारे गए हैं। गाजा, अकेले गाजा में 390, लेबनान में सैकड़ों, तो ये अब सीरिया में भी शुरू हो गया है। सीरिया में मतलब इजराइल ने बम्बार्डमेंट शुरू ही कर दिया है। तो अब कहने का मेरा मतलब है, ये तो देखिए हो रहा है, ये पूरे उसमें हो रहा है। सीरिया में तो कोई सीज फायर भी नहीं है क्योंकि इजराइल घुस गया जबरदस्ती, उसको हटाने की बात है। वहां कोई जंग भी नहीं चल रही है, जंग शुरू हो रही है। एक जो रेजिस्टेंस का एक्शन हुआ है उससे एक नई जंग शुरू हुई है। तो अब देखिए, इसमें तो इजराइल को एक फ्री हैंड ऐसा लग रहा है कि अभी भी मिला हुआ है, लेकिन वो मेरा ये मानना है कि ये फ्री हैंड तो इजराइल अपने आप ले रहा है। ये जो वायलेशंस कर रहा है, ये ट्रंप के उसमें ब्लैक बुक्स में जा रहा है। ये ट्रंप का कोई सहमति इसमें उस तरह से नहीं है। कुछ ये ऑपरेशन में होगी, सब में नहीं है। और ट्रंप भी इस तरीके से देखिए चुपचाप इनकी बात सुनता है, फिर अचानक जैसे अक्टूबर की संधि थोप दी इजराइल के ऊपर, जो इजराइल ने कहा कि बड़ा दुखी था नेतन्याहू उस दिन कि हमास की जीत हो गई है। तो उसी तरीके से अचानक ट्रंप एक ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है और इस तरह की चीज है, अल्टीमेटली जिससे हमास को फायदा होना है। कोई स्टेबलाइजेशन फोर्स हमास को वहां से दूर नहीं कर सकती है, चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, वहां कुछ भी हो नहीं सकता है। तो इसलिए देखिए, मुझे लगता है कि वायलेशंस तो हो ही रहे हैं और वो कंडेमनेबल है, लेकिन उन वायलेशन से इजराइल को पॉलिटिकल या मिलिट्री बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं। अब लेबनान का आप हाल देखिए, लेबनान का हाल क्या है? लेबनान में पूरी कोशिश इजराइल और अमेरिका की थी कि हम लेबनीज सरकार को हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कर देंगे, और इस पर उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। और कंडीशंस भी उनके लिए आइडियल थी कि जो प्रेसिडेंट था वो क्रिश्चियन मैरोनाइट था। क्रिश्चियन मैरोनाइट्स ने कितने कत्लेआम किए हैं पैलेस्टीनियंस के, शियास के, दोनों के वहां पर लेबनान में। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, हिजबुल्ला और मजबूत हो गया है और लेबनान आर्मी में 30% शिया हैं। तो अब जो लेबनीज आर्मी है वो हिजबुल्ला को डिसआर्म कर ही नहीं सकती है, वो सिविल वॉर हो जाएगी। और वहां के प्रेसिडेंट यही कह रहा है, जोसेफ आउन, इसने हिस्ट्री देखी है, ये मैरोनाइट क्रिश्चियन, लेकिन इसने हिस्ट्री देखी, ये उनका आदमी है, लेकिन ये पूरा पलट गया है। इसने कहा है कि हम ऐसे हम डिसआर्म कर ही नहीं सकते। जो सुन्नी है प्राइम मिनिस्टर वहां के नवाब सलाम, वो भी बहुत एंथुजियाज्म दिखा रहे थे कि हिजबुल्ला को डिसआर्म किया जाए, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल साबित हुआ। तो अब जब इजराइल का जो ये अच्छा, अभी यूनिफिल की जो फोर्सेज है वहां, उनसे इजराइल की भिड़ंत हो जाती है, लेबनीज आर्मी से भिड़ंत हो जाती है, और यही हिजबुल्ला चाहता है कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिसमें लेबनीज आर्मी और इनकी भिड़ंत हो जाए इजराइल से, और फिर पीछे से हिजबुल्ला है ही। और अगर या फिर जब
हिजबुल्लाह की जंग होगी, जो कि इनएविटेबल है, अभी नहीं तो कल लेबनान में जंग शुरू होनी है। जब जंग शुरू हो तो हिजबुल्लाह के साथ पूरा लेबनान खड़ा है, पूरी लेबनीज सोसाइटी खड़ी है कि ये हमारी पेट्रियोटिक फोर्स है। तो ये पूरी स्थिति है। इजराइल का कोई ऑब्जेक्टिव मुझे कहीं फुलफिल होता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल को कोई कामयाबी नहीं मिली, 2 साल से ज्यादा जंग हो गई। अब आप कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह मजबूत हुआ है, हालांकि वेस्टर्न मीडिया, इजराइल, अमेरिका ये बार बार कह रहे हैं कि सब ये रेजिस्टेंस कमजोर हो चुका है और रेजिस्टेंस कमजोर, असल में लोग उसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मिलिटरीली क्या स्थिति है हिजबुल्लाह की कोई नहीं जानता। वो लोग रिकूप किए हैं, उनको हथियार वापस पहुंचे, ये बात सच है, और उन्होंने अपनी किलेबंदी कर रखी है। जंग इसे अगर ये होता कि वीक है तो ये जंग कब का कर चुके थे। बात ये थी कि ये लोग भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह को डिफीट नहीं कर सकते इजराइल अमेरिका, इसलिए पॉलिटिकली वहां पर ऐसा कर दो कि पॉलिटिकल जितना डिवीजन हो जाए कि अगर लेबनीज आर्मी उतर आए इस बात पे कि हिजबुल्लाह को हम डिसआर्म करेंगे, तब तो सिविल वॉर हो जाएगी, और सिविल वॉर अगर होगी तो इजराइल घुस जाएगा। लेकिन वो नहीं हो पा रही है ना। जो पॉलिटिकल डिफीट है इस समय, पॉलिटिकल डिफीट सबसे इंपॉर्टेंट है जो इजराइल अमेरिका की हुई है, कि उनकी ये कोशिश कि हम लेबनीज स्टेट को और लेबनीज आर्मी को हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ा दें, वो नहीं सफल हो पाया। तो ये जो पॉलिटिकल, इराक में भी यही हुआ है। इराक में जो अभी इलेक्शन हुए हैं, जो उनकी नई पार्लियामेंट के, उसमें जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज हैं, जो प्रो ईरानियन ग्रुप्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा आ गए हैं, जबकि वो मुक्तदा अल सदर ने उसको बॉयकॉट किया था। फिर भी वहां पर जो ये बात थी कि जो सुन्नी पार्टीज हैं वो मजबूत होंगी, जो अमेरिका के प्रो हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। उसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस जो हैं, उन मिला जुला के आप देखिए तो उनकी पार्टियों के पास नूरुल मालिकी वाला जो फैक्शन है, उनके पास काफी हद तक एमपीज आ गए हैं और बहुत सारे अलायंसेज हैं वहां। लेकिन मोटा मोटी ये है, तो अब जो इराक की डिमांड है कि अमेरिकन ट्रूप्स इराक छोड़े, वैसे भी अमेरिकन ट्रूप्स छोड़ के कर्दिश इलाके में चले गए हैं और अब वहां से भी खाली करें, वो इसकी पूरी एक कवायद चल रही है। अमेरिका ने कहा था अभी कि एक बड़ा ऑपरेशन वो इराक सीरिया बॉर्डर पे करेगा, वो नहीं कर पाया। बीच में वेनेजुला का मामला आ गया। इराक पर हम आएंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। मेरी कल बेरूत में बात हो रही थी कि अमेरिका ने लेबनान सरकार से ये कहा है कि पिछले दिनों इजराइल ने जो हमला किया हैथम अल तबातबाई कमांडर को, जिसमें शहीद किया गया है, उसमें 4 मिसाइल मारे गए थे, 1 मिसाइल फटा नहीं, वो सही सलामत है। अमेरिका बहादुर जो है वो लेबनान सरकार से कह रहा है कि वो मिसाइल जो इस्तेमाल नहीं हुआ वो हमें वापस कर दो, और वो अमेरिका का बना हुआ मिसाइल था। क्या कभी ऐसा होता है कि दुश्मन के गले पे छुरी चलाए और छुरी कामयाब ना हो तो वो कहे कि यार साहब छुरी खराब हो गई थी, हमने दूसरे से तो मार दिया, लेकिन ये छुरी हमारी वापस कर दो? क्या अब कहीं इंटरनेशनल उसमें कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। और तबातबाई का जो असैसिनेशन हुआ है, उसके बाद जो नईम कासिम नए जनरल सेक्रेटरी हैं हिजबुल्लाह के, उन्होंने काफी दिनों बाद इस भाषा का इस्तेमाल किया है कि वी विल रिस्पॉन्ड, वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। अब वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड जब कहा जाता है तो उसका मतलब है हमला। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि दे हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड एंड दे विल रिस्पॉन्ड। तो ये तो देखिए, और अमेरिका कह रहा है कि वो जो एक बम नहीं फटा वो रशिया और चाइना के हाथ में ना पड़ जाए, वो बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी थी और रशिया और चाइना की, क्योंकि हास्यास्पद है। और इस तरह की जो सारी इस समय देखिए इंटरनेशनल नॉर्म्स वगैरह खत्म हो रहे हैं। वो जो पुराने नॉर्म्स थे और कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से डील करे, इस समय ताकत की भाषा है। ताकत की भाषा पे जो बोला भी वेनेजुला पे जबरदस्ती, वेनेजुला एक रेवोल्यूशनरी स्टेट है, उसने ऑयल नेशनलाइज किया, अमेरिका उस ऑयल के पीछे, तो उस पर ड्रग का चार्जेस लगा रहा है, जबकि ड्रग्स वहां पर बैंड है। वहां के खुद की सरकार ने ड्रग्स पे ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ इतने एक्शंस लिए हैं। तो ये जो सारी बातें देखिए, ये पूरा दिखा रहा है कि वेनेजुएला के बारे में तो बहुत ही दिलचस्प है। एक बोट को इन्होंने हमला किया अमेरिका ने,
और उसमें उनके जंग मंत्री, अब तो चूंकि वॉर डिपार्टमेंट है ना अमेरिका का, उन्होंने कहा कि सब जो भी बोट पर है उसे सबको मार दो। 2 बार हमला हुआ जिसके खिलाफ खुद अमेरिका में आवाज उठी। अच्छा, एक और चीज पर आपसे जानना चाहता हूं, जो सीरिया के लिए खास नुमाइंदे हैं अमेरिका के, टॉम बराक, जो तुर्की में एम्बेसडर हैं अमेरिका के, वो पहुंचे बगदाद और वहां के प्राइम मिनिस्टर, इराक के प्राइम मिनिस्टर शियाल सुडानी से मुलाकात करके ये कहा कि अगर के यहाँ के अफजल शाबी ने हिजबुल्लाह को मदद करने की कोशिश की तो इजराइल को हक है कि इजराइल यहां इन पर हमला करे। ये क्या नया डेवलपमेंट, ये इराक पर भी इजराइल अब हमला करेगा? नहीं, वो तो हमले की बात तो उसने यमन पे भी कही थी। हम अभी तो यमन को कुछ दिन पहले कहा था नेस्तनाबूद कर देंगे। तो वो सब चीजें तो होती रहती हैं। वो अब यमन फ्रंट पे क्या बड़ी बातें हुई थी जब अमेरिका पीछे हट गया था कि इजराइल ने कहा था हम खत्म करेंगे यमन का, वो लोग जीरो, कुछ भी नहीं कर पाए। और यमन उधर अपनी तैयारी कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, ग्राउंड इन्वेजन की पूरी तैयारी कर रहा है, इस तरह की ऐसा लग रहा है। तो अब ये जो टॉम बैरक वगैरह जो बोलते हैं, इनकी गंभीरता खत्म हो गई। लेबनान में ये फेल हुए, अब जाके इराक में बोल रहे हैं, इराक के इलेक्शंस ने दिखा दिए। तो शियाल सुदानी के पास, तो शियाल सुदानी की पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली है, लेकिन मेरे ख्याल से 329 के पार्लियामेंट में उसको शायद 25-26 सीटें मिली। मतलब वहां पर कई पार्टीज ने कई सीटें, वो सबसे बड़ा कोalition बना। वहां कई पार्टियों के, छोटी छोटी पार्टियों के कोलिशन होते हैं, फिर कोलिशन का कोलिशन होता है। इतनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन इनके कोलिशन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, इस लिहाज से इनको विनर कहा जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास वक्त कम रह गया है, अगर समअप करते हुए समराइज करें इस वक्त के पूरे वेस्ट एशिया को, इसे आप किस तरह से, यानी अगर एनालाइज करके लोगों को आज की सूरत हाल नतीजे के तौर पर बतानी हो तो क्या बताएंगे? नहीं, मैं तो ये बताऊंगा कि जो कतर पे इजराइल ने हमला किया उसके बाद सिचुएशन बदल गई, और अरब देश जो हैं उनको भी, जो अरब देश जो एंटी हमास है जैसे सऊदी अरेबिया, उनको भी खड़ा होना पड़ा है इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल ज्यादा आइसोलेट हुआ है। अमेरिका का इंटरेस्ट कई जगहों पर, अभी वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, वेनेजुला में फंसा हुआ है, और दुनिया में जो ट्रेड वॉर चल रही है वो तो चली रही है। तो इसलिए अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो भी इजराइल के साथ हमेशा बने रहो, इसी तरह से बने रहो, वो नहीं रह गया है। और अमेरिका के अंदर जो मागा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें विद्रोह हो गया है इजराइल के खिलाफ कि इजराइल को प्रायोरिटी क्यों, अमेरिका को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन सेनेटर्स कई रिजाइन कर दिए हैं इस सवाल पे। तो एक ट्रम्प के सामने भी इंटरनल संकट है, वहां जोरान ममदानी जीत गए हैं, और डेमोक्रेट्स, अगर ट्रम्प ज्यादा प्रो इजराइल होता है तो डेमोक्रेट्स को फायदा होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखा रही हैं। अच्छा, नेतन्याहू के खुद के ऊपर तलवार लटक रही है, पार्डन होता है तो दिक्कत, पार्डन नहीं होता है तो दिक्कत। तो ये ऐसी स्थिति में इस समय इजराइल पॉलिटिकली डिफीटेड है, आइसोलेटेड है, मिलिटरली उसको हमास ने कंटेन किया हुआ है। वो बिल्कुल इस समय अपने हाथ से आगे नहीं बढ़ रहा है। जब भी बढ़ता है तो 200 फाइटर्स हमेशा हमास के तैयार हैं, किसी भी हालत में वो कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं, उसके बाद इजराइल को फिर पीछे हटना पड़ता है। तो ये देखिए पूरी एक तरफ तो ट्रम्प इंटरनेशनल सतह पर और मुल्क के अंदर की सतह पर, खास तौर पर जो शिद्दत पसंद जो लोग हैं वो भी तनहा हो रहे हैं, इजरायली लॉबी तनहा हो रही है वहां की अवाम का मूड देखते हुए। इधर नेतन्याहू को अपने ही मुल्क में तन्हाई का एहसास इसलिए हो रहा है कि वो माफी मांग रहे हैं, और अभी माफी मिले ना मिले क्या हो। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अमरीश मिश्रा जी के चैनल का मैं लिंक दे रहा हूं, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, देखिए उनकी वीडियो। बहुत मुश्किल होता जा रहा है सच बोलते रहना, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक सही इंफॉर्मेशन, सही इत्तलात, सही एनालिसिस पहुंचाते रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए
ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।